एक दिन की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन का प्रिय गधा अचानक बीमार पड़ गया। वह न तो चल पा रहा था और न ही कुछ खा रहा था। उसकी आंखें बुझी बुझी सी लग रही थीं और वह बस वहीं पड़ा कराह रहा था। मुल्ला को अपने गधे से बहुत लगाव था, क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा सहायक था, कभी सवारी के लिए, कभी बोझ उठाने के लिए और कभी कभी सिर्फ मनोरंजन के लिए। गधे की यह हालत देखकर मुल्ला परेशान हो गया। उसने सोचा, अगर यह ठीक नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। गांव के कई लोगों ने सलाह दी, किसी ने कहा कि वैद्य जी को बुलाओ, तो किसी ने कहा कि इसे किसी संत के पास ले जाओ, लेकिन मुल्ला को इन बातों में भरोसा नहीं था। गधे की बिगड़ती हालत देखकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। रामू काका बोले, अरे मुल्ला, इसे तुलसी और शहद खिला दो, इससे इसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। शंभू किसान ने कहा, इसे नहला दो, शायद गर्मी लग गई हो। फकीर बाबा बोले, इसे मस्जिद के पास ले जाओ, वहां दुआ करवा लो। मुल्ला हर किसी की सलाह सुन रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि इनमें से कोई भी उपाय सच में काम करेगा। मुल्ला को एक अजीबोगरीब आइडिया आया। उसने सोचा, गधा बीमार है, लेकिन क्या हो अगर इसे मौत का डर दिखाया जाए। शायद डर के मारे यह उठ खड़ा हो। मुल्ला ने गांव में घोषणा कर दी, मेरे गधे की आत्मा को शांति देने के लिए मैं इसे आज कब्रिस्तान में दफनाने जा रहा हूं। गांव के लोग चौंक गए। अरे, लेकिन गधा अभी जिंदा है, किसी ने कहा। हाँ, लेकिन यह कुछ खा पी नहीं रहा, तो अब जिंदा रहकर करेगा भी क्या, मुल्ला ने जवाब दिया। मुल्ला ने अपने गधे को एक बड़ी चादर में लपेट दिया और गांव के कुछ बच्चों को बुलाकर कहा, चलो इसे कब्रिस्तान तक ले चलते हैं। जैसे ही गधा उठाकर ले जाया जाने लगा, अचानक कुछ हुआ। गधे ने अपनी एक आंख खोली, फिर दूसरी आंख, और फिर उसने धीरे धीरे अपनी टांग हिलाई। गधे ने सोचा, अरे, ये लोग मुझे दफनाने ले जा रहे हैं। मैं तो बस बीमार था, लेकिन ये तो मुझे जिंदा ही मारने पर तुले हैं। जैसे ही कब्रिस्तान पास आया, गधे ने अपनी पूरी ताकत लगाई और ढेंचू ढेंचू करके उछलकर खड़ा हो गया और दौड़ता हुआ भाग गया। गांव वाले ये नजारा देखकर दंग रह गए। अरे, ये तो चमत्कार हो गया। गधा एकदम ठीक हो गया। मुल्ला, तुम्हारी तरकीब तो कमाल की है। लोगों ने मुल्ला की तारीफ करनी शुरू कर दी। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि मुल्ला के पास जादुई ताकत है। सीख। मुल्ला हंसते हुए बोला, बीमारी कोई भी हो, अगर इंसान या जानवर को ये लगे कि उसकी जिंदगी खतरे में है, तो वह खुद को ठीक करने की पूरी कोशिश कर सकता है। गधा फिर से खुश था, मुल्ला संतुष्ट था और गांव के लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इस तरह मुल्ला की होशियारी ने उसके गधे को ठीक कर दिया और साथ ही गांव वालों को एक मजेदार सीख भी दे दी। कहानी 2। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन खूबसूरत मकान था, जिसमें मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। उनके घर के ठीक बगल में उनका पड़ोसी रहीम रहता था। रहीम की एक बहुत बुरी आदत थी, वह हर किसी से उधार मांगने में माहिर था, लेकिन लौटाने का नाम तक नहीं लेता था। जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती, वह बड़ी मीठी बातें करके उसे उधार मांग लेता और फिर भूल जाता कि वह किसी का उधारदार है। गांव के कई लोग इस वजह से उससे बचने लगे थे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के पास उसके लिए एक अनोखा उपाय था। एक दिन रहीम मुल्ला के दरवाजे पर आया और बोला, अरे मुल्ला भाई, आपकी वह बड़ी देगची बर्तन मुझे 1-2 दिन के लिए उधार दे दो। घर में मेहमान आने वाले हैं और मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए अपनी बड़ी देगची दे दी, लेकिन रहीम ने इसे लौटाने में पूरे 10 दिन लगा दिए। जब लौटाया तो उसके साथ एक छोटी देगची भी थी।
मुल्ला ने हैरानी से पूछा, यह छोटी देगची कहाँ से आई? रहीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे भाई, तुम्हारी बड़ी देगची ने यह छोटी देगची जन्म दी है, और बच्चा तो माँ के साथ ही जाएगा, है ना? मुल्ला मन ही मन मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा और दोनों बर्तन रख लिए। रहीम ने सोचा कि मुल्ला को मूर्ख बना लिया, लेकिन मुल्ला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ दिन बाद रहीम फिर से आया। इस बार वह और भी बड़े बर्तन मांगने आया था। मुल्ला भाई, अब की बार तुम्हारी वह सबसे बड़ी देगची चाहिए। घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। मुल्ला ने बिना कुछ कहे वह देगची दे दी। रहीम खुश होकर बर्तन लेकर चला गया। इस बार मुल्ला ने जानबूझकर कई हफ्तों तक इंतजार किया, लेकिन रहीम बर्तन लौटाने नहीं आया। जब मुल्ला को लगा कि अब बहुत समय हो गया, तो वह रहीम के घर गया और मुस्कुराकर बोला, भाई रहीम, मेरी देगची लौटा दो। बहुत दिन हो गए। रहीम ने दुख भरी आवाज में कहा, अरे मुल्ला भाई, बहुत अफसोस की बात है। तुम्हारी देगची बहुत बीमार पड़ गई थी और फिर एक दिन उसकी मौत हो गई। मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोला, ओह, यह तो बहुत दुखद समाचार है। लेकिन बताओ, मेरी देगची को कहाँ दफनाया? रहीम ने चौंककर कहा, क्या मतलब? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, अरे भाई, जब देगची बच्चे दे सकती है तो मर भी सकती है। अब इसका दफन कहाँ किया, यह तो बताओ। रहीम हड़बड़ा गया। गांव के बाकी लोग भी वहां जमा हो गए और हंसी से लोटपोट हो गए। रहीम को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने चुपचाप मुल्ला की देगची लौटा दी। सबक: कभी कभी चालाक बनने की कोशिश में आदमी खुद ही फंस जाता है। रहीम को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, लेकिन उसकी आदत सुधरने वाली नहीं थी। उसने कुछ दिनों तक उधारी मांगने से परहेज किया, लेकिन फिर उसकी पुरानी आदतें लौट आईं। उसे लगा कि इस बार उसे थोड़ा ज्यादा चालाकी से काम लेना होगा, ताकि वह फिर से मुल्ला से कोई चीज उधार ले सके। एक दिन रहीम फिर से मुल्ला के दरवाजे पर आया, लेकिन इस बार वह बहुत ही उदास और परेशान दिख रहा था। मुल्ला भाई, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे दवा खरीदनी है, लेकिन इस महीने पैसों की बहुत तंगी है। क्या तुम मुझे कुछ सिक्के उधार दे सकते हो? मैं कसम खाकर कहता हूं कि अगले हफ्ते ही लौटा दूंगा। मुल्ला ने सोचा कि रहीम फिर कोई चालाकी कर रहा है, लेकिन उसने बिना कुछ कहे उसे पैसे उधार दे दिए। रहीम खुश होकर पैसे लेकर चला गया। लेकिन हफ्ता बीत गया, फिर 2 हफ्ते, फिर पूरा महीना रहीम ने पैसे लौटाने का नाम तक नहीं लिया। मुल्ला को रहीम की हरकतों का अंदाजा हो गया था। उसने एक योजना बनाई और खुद रहीम के पास गया। अरे भाई रहीम, क्या तुम मुझे अपना सबसे अच्छा घोड़ा उधार दे सकते हो? मुझे कुछ दूर यात्रा पर जाना है। रहीम को लगा कि इस बार भी वह चालाकी कर सकता है। उसने सोचा कि जैसे वह मुल्ला के पैसे हड़प चुका है, वैसे ही घोड़ा भी नहीं लौटाएगा। बिल्कुल मुल्ला भाई, मेरा घोड़ा तुम्हारे लिए हाजिर है। मुल्ला खुशी खुशी घोड़ा लेकर चला गया। रहीम मन ही मन खुश था कि इस बार उसने मुल्ला को मात दे दी। कुछ दिनों बाद रहीम ने सोचा कि अब तो घोड़ा वापस मांगना चाहिए। वह मुल्ला के घर गया और बोला, मुल्ला भाई, मेरा घोड़ा अब लौटा दो। मुझे उसकी जरूरत है। मुल्ला ने उदास चेहरा बनाकर कहा, भाई रहीम, बहुत अफसोस की बात है। तुम्हारा घोड़ा तो मर गया। रहीम चौंक गया और गुस्से से बोला, क्या? मेरा घोड़ा मर गया? लेकिन वह तो बिल्कुल तंदुरुस्त था। मुल्ला ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे भाई, जब देगची मर सकती है
तो घोड़ा क्यों नहीं मर सकता? रहीम समझ गया कि मुल्ला ने उसे उसी के जाल में फंसा दिया है। गांव के बाकी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। रहीम को अपनी गलती का असली एहसास हुआ और उसने खुद ही मुल्ला के पैसे वापस कर दिए। इसके बाद रहीम ने कभी किसी से उधार लेने की हिम्मत नहीं की। जब भी वह किसी से उधारी मांगने जाता, लोग हंसकर कहते, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह चीज भी मर जाए। मुल्ला की हाजिर जवाबी और चतुराई ने रहीम को ऐसा सबक सिखाया कि वह जीवन भर इसे नहीं भूल पाया। रहीम को अब अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ चालाकी करना आसान नहीं है, लेकिन इंसान अपनी आदतों से मजबूर होता है। कुछ महीनों तक तो रहीम ने खुद को संभाले रखा, लेकिन जैसे ही मौका मिला उसने फिर से मुल्ला से कोई चीज ऐंठने का मन बना लिया। इस बार रहीम ने सोचा कि अगर वह मुल्ला से सीधे उधार मांगेगा तो वह फिर से उसे सबक सिखा देगा। इसलिए उसने नई योजना बनाई। एक दिन सुबह सुबह वह मुल्ला के दरवाजे पर आया, हाथ में एक खाली बोरी थी। मुल्ला भाई, मेरी छोटी सी गुजारिश है। मेरे पास अनाज भरने के लिए एक भी बोरी नहीं बची है। क्या तुम मुझे अपनी एक बोरी उधार दे सकते हो? अगले हफ्ते ही लौटा दूंगा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा। अरे भाई, बोरी ही तो है, ले जाओ। रहीम मन ही मन खुश था, लेकिन इस बार मुल्ला ने पहले से ही सोच रखा था कि वह रहीम को कैसे जवाब देगा। एक हफ्ता बीत गया, फिर दूसरा हफ्ता, फिर पूरा महीना, लेकिन रहीम ने बोरी लौटाने का नाम ही नहीं लिया। इस बार मुल्ला ने खुद जाकर उससे बोरी मांगने की सोची। वह रहीम के घर गया और मुस्कुराकर बोला, अरे भाई रहीम, मेरी बोरी लौटा दो, मुझे उसकी जरूरत है। रहीम ने नकली उदासी दिखाते हुए कहा, अरे मुल्ला भाई, बहुत अफसोस की बात है, तुम्हारी बोरी तो मर गई। यह सुनते ही मुल्ला ने एक पल को गंभीर चेहरा बना लिया, फिर अचानक जोर जोर से रोने लगा। मुल्ला को इस तरह रोता देख रहीम घबरा गया। गांव के लोग भी वहां जमा हो गए। फहीम ने पूछा, मुल्ला भाई, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? मुल्ला आंसू पोंछते हुए बोला, अरे भाइयों, यह बहुत ही दुखद बात है। रहीम कह रहा है कि मेरी बोरी मर गई, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि उसकी 13वीं कैसे करूं। मैं तो चाहता हूं कि इस दुखद घड़ी में पूरी तरह से शोक मनाऊं। रहीम को समझ आ गया कि वह फिर से बेवकूफ बन गया है। उसने घबराकर झट से बोरी निकालकर मुल्ला को दे दी। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। अब रहीम को समझ आ गया कि वह कभी भी मुल्ला को बेवकूफ नहीं बना सकता। इसके बाद उसने कभी किसी से उधार मांगने की हिम्मत नहीं की। गांव में यह किस्सा इतना मशहूर हुआ कि जब भी कोई किसी से उधार मांगता, लोग हंसकर कहते, देखो भाई, उधार लो, मगर यह मत कहना कि वह चीज मर गई। मुल्ला की हाजिर जवाबी और चतुराई ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली। रहीम अब तक कई बार मुल्ला से मात खा चुका था, लेकिन उसकी लालची फितरत इतनी आसानी से जाने वाली नहीं थी। उसने तय किया कि अब की बार वह ऐसी चाल चलेगा कि मुल्ला को अपनी ही बातों में फंसा ले। इस बार उसका इरादा कुछ बड़ा ऐंठने का था। एक दिन वह फिर से मुल्ला के घर आया, लेकिन इस बार वह बहुत परेशान और दुखी दिख रहा था। मुल्ला भाई, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरी बीवी मायके चली गई है और घर का सारा काम अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है। क्या तुम मुझे अपना गधा कुछ दिनों के लिए उधार दे सकते हो? मैं तुम्हें वादा करता हूं कि 3 दिनों में लौटा दूंगा। मुल्ला ने रहीम को ध्यान से देखा। वह समझ गया कि रहीम का इरादा कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने कुछ सोचे बिना गधा रहीम को दे दिया। रहीम के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई।
वह मन ही मन सोच रहा था, अब की बार मैं इसे ऐसा चकमा दूंगा कि यह भी भूल जाएगा कि इसका कभी कोई गधा था। 3 दिन बीत गए, फिर 7 दिन, फिर पूरा 15 दिन, लेकिन रहीम ने गधा लौटाने का कोई नाम ही नहीं लिया। मुल्ला आखिरकार खुद रहीम के घर पहुंचा और बोला, अरे भाई रहीम, मेरा गधा अब तक नहीं लौटाया। अब तो बहुत दिन हो गए। रहीम ने दुखी चेहरा बनाते हुए कहा, मुल्ला भाई, बहुत अफसोस की बात है, तुम्हारा गधा तो मर गया। यह सुनकर मुल्ला एकदम शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया, जैसे बहुत दुखी हो। रहीम ने सोचा कि इस बार वह जीत गया, लेकिन तभी मुल्ला अचानक खुशी से उछल पड़ा और बोला, भाई रहीम, यह तो बहुत अच्छी खबर है। रहीम चौंक गया। क्या? गधे की मौत की खबर अच्छी कैसे हो सकती है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, अब मैं पूरे गांव में दावत दूंगा। मेरा गधा बहुत ही नेक दिल था, उसकी आत्मा की शांति के लिए भव्य भोज रखना पड़ेगा। रहीम हैरान था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या दावत? किस खुशी में? मुल्ला गंभीरता से बोला, अब मैं पूरे गांव को बुलाऊंगा और सबको बताऊंगा कि रहीम ने मेरे गधे की कितनी अच्छी देखभाल की थी कि बेचारा गधा खुशी खुशी मर गया। रहीम को समझ आ गया कि यदि यह बात गांव में फैल गई तो उसकी बहुत फजीहत होगी। उसने जल्दी से अपने आंगन में बंधे मुल्ला के गधे को खोला और हंसते हुए कहा, अरे मुल्ला भाई, देखो तुम्हारा गधा जिंदा है। वह तो बस कुछ दिनों के लिए बीमार हो गया था, इसलिए मैंने कह दिया कि वह मर गया। गांव के लोग हंसी से लोटपोट हो गए। रहीम को फिर से अपनी गलती का एहसास हुआ। अब रहीम को पूरी तरह से यकीन हो गया कि वह कभी भी मुल्ला नसीरुद्दीन को बेवकूफ नहीं बना सकता। इसके बाद उसने हमेशा के लिए उधार मांगने की आदत छोड़ दी। गांव वालों के लिए यह एक नया मजेदार किस्सा बन गया, और जब भी कोई किसी चीज को लेकर बहाने बनाता, लोग हंसकर कहते, भाई झूठ मत बोलो, रहीम के गधे जैसी कहानी मत बनाओ। मुल्ला की हाजिर जवाबी और चतुराई ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली। कहानी 3। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में टहल रहे थे। वह हमेशा की तरह अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे कपड़ों में थे और अपने मजेदार चुटकुलों से लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। उनकी बुद्धिमानी और हास्य बुद्धि के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। इसी दौरान एक अमीर व्यापारी, जिसका नाम हसन था, अपनी शाही पोशाक में बाजार में आया। उसके कपड़े महंगे रेशम के थे, जूते चमकदार और सिर पर एक कीमती पगड़ी बंधी थी। वह हमेशा अपने पैसे और रुतबे का घमंड करता था और गरीबों को तुच्छ समझता था। जैसे ही उसने मुल्ला नसरुद्दीन को साधारण कपड़ों में देखा, उसके मन में अहंकार आ गया। वह सोचने लगा, आखिर यह आदमी इतना प्रसिद्ध क्यों है? यह तो गरीब और साधारण सा दिखता है। लोगों को इसे इतना सम्मान नहीं देना चाहिए। हसन ने मुल्ला की ओर देखा और व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बहुत चतुर और समझदार हो, लेकिन क्या तुम सच में इतने होशियार हो? क्योंकि देखने में तो तुम्हें कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा। मुल्ला ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, मित्र, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि घोड़े की कीमत उसके सुंदर काठी से लगाई जाती है या उसकी ताकत और दौड़ने की क्षमता से? हसन हंसा और बोला, बिल्कुल, घोड़े की कीमत उसकी ताकत और उसकी उपयोगिता से लगाई जाती है, न कि उसकी काठी से। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर इंसान की कीमत उसके कपड़ों से कैसे तय की जा सकती है? हसन को थोड़ा झटका लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर व्यंग्य किया, लेकिन मुल्ला, जब तक कोई तुम्हें देखेगा नहीं,
तब तक तुम्हारी बुद्धिमानी का क्या फायदा। दुनिया तो उसी को सम्मान देती है जो दिखने में प्रभावशाली हो। मुल्ला ने ठंडी सांस ली और बोले, अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि दिखावे से ही इंसान की पहचान होती है। हसन ने गर्व से कहा, बिल्कुल। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो फिर आज रात मेरे घर खाने पर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। हसन को लगा कि यह एक अच्छा मौका है मुल्ला को नीचा दिखाने का। उसने सोचा कि मुल्ला के घर की गरीबी देखकर वह उसका मजाक उड़ाएगा। शाम को वह अपने महंगे कपड़े पहनकर मुल्ला के घर पहुंचा। मुल्ला ने उसे बड़े आदर से अंदर बुलाया और कहा, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन लाता हूँ। कुछ ही देर में मुल्ला ने एक बड़ी थाली में गर्मागर्म स्वादिष्ट भोजन परोसा और हसन के सामने रख दी। हसन खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, मुल्ला ने उसका हाथ रोक दिया और कहा, माफ कीजिए, यह खाना आपके लिए नहीं है। हसन चौंक गया और बोला, क्यों? यह खाना मेरे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, यह खाना उन कपड़ों के लिए है जो तुमने पहने हैं, क्योंकि तुम्हें सम्मान भी तो उन्हीं के कारण मिलता है। फिर उन्होंने एक कटोरी में सूप लिया और उसे हसन के कपड़ों पर डालने लगे। हसन गुस्से से उछल पड़ा और चिल्लाया, मुल्ला, यह क्या कर रहे हो? मुल्ला हंसते हुए बोले, मित्र, जब तुम कहते हो कि कपड़े ही इंसान की पहचान होते हैं, तो फिर यह भोजन भी तुम्हारे कपड़ों को ही मिलना चाहिए। हसन हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, मुझे समझ में आ गया कि असली पहचान कपड़ों से नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार, ज्ञान और कर्मों से होती है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, यही जीवन का असली सबक है, मित्र। उस दिन से हसन ने अपने अहंकार को त्याग दिया और लोगों की असली कदर करनी शुरू कर दी। कहानी 4। गर्मियों की एक दोपहर थी। बाजार में चहल पहल थी। दुकानदार अपने अपने ग्राहकों से मोलभाव कर रहे थे और सड़क पर ठेले वाले सामान बेचने में लगे थे। वहीं बाजार के एक छोर पर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी गधे पर बैठकर सोच में डूबे थे। इसी दौरान वहां से एक अमीर व्यापारी गुजरा। वह अपने धन और चतुराई के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही उसकी आदत थी कि वह गरीबों और कम पढ़े लिखे लोगों का मजाक उड़ाता था। उसे यह गलतफहमी थी कि दुनिया में उससे ज्यादा चालाक और बुद्धिमान कोई नहीं। व्यापारी ने मुल्ला को देखा और सोचा, यह मुल्ला तो बड़ा भोला लगता है, क्यों न इसे बेवकूफ बनाकर मजे लिए जाएं। वह आगे बढ़ा और मुल्ला से बोला, मुल्ला जी, आप बहुत मशहूर हैं, लेकिन क्या आप मुझसे बुद्धिमान हैं? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह तो मैं नहीं जानता, पर लोग कहते हैं कि मेरी अक्ल अच्छी चलती है। व्यापारी ने एक सिक्का निकाला और कहा, अच्छा, एक दाव लगाते हैं। अगर तुमसे यह पहेली हल न हुई तो तुम्हें हार माननी पड़ेगी और मैं तुमसे जो चाहूंगा वह ले लूंगा। लेकिन अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। अगर तुम हार गए तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी। व्यापारी को पूरा यकीन था कि वह नहीं हारेगा, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी। व्यापारी ने कहा, अगर तुम मेरे इस सवाल का सही जवाब दे सके तो मानूंगा कि तुम बुद्धिमान हो। सवाल यह है, ऐसी कौन सी चीज है जो आगे भी जाती है और पीछे भी लौटती है, लेकिन फिर भी अपने स्थान पर ही रहती है? मुल्ला ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, पहिया। व्यापारी चौंक गया। उसे लगा था कि मुल्ला इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए दूसरा सवाल पूछा, अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है
और बिना पैरों के चलती है। मुल्ला ने हंसते हुए जवाब दिया, बादल। अब व्यापारी थोड़ा असहज होने लगा। उसने सोचा कि अगला सवाल जरा मुश्किल होना चाहिए। अच्छा, यह बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम जितना खाली करते हैं वह उतना ही भरती जाती है। मुल्ला ने तुरंत उत्तर दिया, गड्ढा। अब व्यापारी को समझ आ गया कि मुल्ला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन उसने हार मानने की बजाय सोचा कि अब इसे किसी ऐसी पहेली में उलझाया जाए जिसका उत्तर देना असंभव हो। व्यापारी ने शातिर मुस्कान के साथ पूछा, मुल्ला, अब मेरा आखिरी सवाल। अगर इसका जवाब नहीं दे सके तो शर्त हार जाओगे। बताओ, मेरे हाथ में क्या है? यह सवाल पूरी तरह से नीरस था, क्योंकि व्यापारी अपनी मुट्ठी बंद किए खड़ा था और कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि उसके हाथ में क्या है। मुल्ला को थोड़ी देर सोचने का नाटक किया और फिर बोले, जो चीज तुम्हारी मुट्ठी में है वह या तो कोई सिक्का होगा या फिर कोई कंकड़। लेकिन मैं एक शर्त पर उत्तर दूंगा। व्यापारी ने पूछा, कौन सी शर्त? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर मैं सही जवाब दूं तो मुझे 100 सिक्के दो, और अगर मैं गलत हुआ तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। लेकिन अगर तुम खुद यह भूल गए कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है तो तुम हार जाओगे। व्यापारी को अपनी चाल उल्टी पड़ती नजर आई। उसने घबराकर अपनी मुट्ठी खोली और देखा कि उसमें कुछ भी नहीं था। वह अपनी ही चाल में फंस गया था। गांव के लोग जोर जोर से हंसने लगे। व्यापारी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने झेंपते हुए अपनी हार मान ली और मुल्ला को 100 सोने के सिक्के दे दिए। इस घटना के बाद गांव में यह चर्चा होने लगी कि बुद्धिमान कौन था, मुल्ला या व्यापारी। सभी को यही जवाब मिला, मुल्ला नसीरुद्दीन। क्योंकि व्यापारी अपनी चालाकी के जाल में खुद ही फंस गया था और मुल्ला ने अपनी सूझबूझ से उसे हरा दिया। इस घटना के बाद वह व्यापारी कभी भी किसी गरीब या अनपढ़ व्यक्ति को मूर्ख समझने की गलती नहीं कर पाया। व्यापारी की हार के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन गांव में और भी ज्यादा सम्मानित हो गए। उन्होंने साबित कर दिया था कि केवल धन और सत्ता से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बन सकता। असली बुद्धिमानी तो सही वक्त पर सही फैसले लेने में होती है। लेकिन व्यापारी, जो अपनी चालाकी पर घमंड करता था, अब खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा था। उसकी सारी प्रतिष्ठा एक ही झटके में ध्वस्त हो गई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि मुल्ला के सामने वह क्यों हार गया, जबकि उसने हर संभव कोशिश की थी। कुछ दिन बाद व्यापारी ने मुल्ला से मिलने का निश्चय किया। उसका इरादा था कि वह मुल्ला से अपने बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करे। वह समझता था कि अगर वह मुल्ला की सोच और समझ को ठीक से समझ लेता तो शायद अगली बार वह उसे हराने में सफल हो सकेगा। व्यापारी ने मुल्ला को एक बार फिर अपने पास बुलाया। मुल्ला ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। क्या बात है व्यापारी भाई, इतने दिन बाद क्यों आना हुआ? व्यापारी ने थोड़ी सी झिझक के साथ कहा। मुल्ला, मुझे लगता है कि तुम मुझे हर बार परास्त कर देते हो। मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम ऐसा कैसे करते हो। तुम मेरे जैसे किसी चालाक व्यक्ति को हराने में कैसे सफल हो जाते हो? मुल्ला ने हंसी के साथ जवाब दिया। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी पूरी तरकीब बता दूं? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा। जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि यदि मैं तुम्हारे तरीके को समझ सकूं तो मैं अगले बार तुम्हारे खिलाफ जीत सकता हूं। मुल्ला ने कुछ पल चुप रहते हुए उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी तरकीब जरूर बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। व्यापारी उत्सुक होकर बोला, क्या शर्त है? मुल्ला ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा,
तुमने मुझे शर्त में जो 100 सोने के सिक्के दिए थे उन्हें अब मुझे दोगुना करना होगा। व्यापारी को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया क्योंकि वह समझ चुका था कि मुल्ला की तरकीबें बहुत खास होती हैं। मुल्ला ने व्यापारी को अपनी असली तरकीब बताने का नाटक किया। उसने कहा, देखो व्यापारी भाई, असल में मैं किसी भी व्यक्ति से मुकाबला करने से पहले उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं यह जानने की कोशिश करता हूँ कि वह कितनी चालाकी और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। फिर मैं उस पर दबाव डालता हूँ ताकि वह खुद अपनी चालाकी में फंस जाए। व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया मुल्ला, तुम सचमुच बहुत सूझबूझ वाले हो। मुल्ला ने फिर कहा, लेकिन व्यापारी भाई, असल बुद्धिमानी तो यह है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति और ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने साथ साथ दूसरों की सोच और समझ का भी सम्मान करना चाहिए। और फिर हमेशा अपने दिमाग से खेलना चाहिए, क्योंकि असली जीत दिमाग की होती है, ना कि ताकत की। व्यापारी को समझ में आ गया था कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे सिर्फ अपनी चालाकी नहीं बल्कि एक गहरी समझ भी सिखाई है। उसने अब अपने दिल में यह तय कर लिया था कि वह कभी भी किसी को हल्के में नहीं लेगा और न ही अपनी चालाकी से किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। व्यापारी ने मुल्ला को धन्यवाद दिया और 200 सोने के सिक्के उसे सौंपे, जैसे मुल्ला ने शर्त रखी थी। मुल्ला, अब मुझे एहसास हो गया है कि असली बुद्धिमानी ताकत और धन में नहीं बल्कि समझ और नजर में होती है। मैं तुम्हारी गहरी सोच को हमेशा याद रखूंगा। मुल्ला ने हंसी के साथ कहा, ठीक है व्यापारी भाई, उम्मीद है तुम अगली बार मुझे हराने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन अगर कभी तुम फिर से मुझसे किसी सवाल का जवाब पूछना चाहो तो याद रखना, जो हम सोचते हैं वह हमेशा सही नहीं होता। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया और दोनों की राहें अलग हो गईं। इस घटना ने व्यापारी को यह सिखाया कि किसी को भी उसकी साधारणता या उसकी स्थिति के आधार पर कमजोर नहीं आंकना चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसे यह साबित कर दिया कि ज्ञान और समझ हमेशा शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। गांव में फिर से यह कहानी फैल गई और अब लोग समझते थे कि बुद्धिमानी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में होती है। और यह सीख सबको हमेशा याद रही, सच्ची बुद्धिमानी हमेशा दिमाग में होती है, न कि ताकत में। कहानी 5। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन एक दूर के शहर की यात्रा पर निकले। वह अपने काम से फारिग होकर घर लौट रहे थे। सफर लंबा था और रास्ते में कई उतार चढ़ाव थे। पैदल चलते चलते वे एक नदी के पास पहुंचे, जिसके किनारे ढलान थी और वहां कुछ छोटे छोटे गड्ढे भी थे। मुल्ला ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, तो वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपने पैर फैला दिए और अपने नए चमचमाते जूते को देखकर मुस्कुराने लगे। वे जूते बहुत कीमती थे और मुल्ला को उन पर बहुत नाज था। जैसे ही मुल्ला ने अपने पैर फैलाए और एक पैर से जूता उतारा, अचानक वह जूता लुढ़कता हुआ ढलान से नीचे जाकर एक गहरे गड्ढे में गिर गया। मुल्ला ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन गड्ढा इतना गहरा और संकरा था कि जूता बाहर निकालना असंभव लग रहा था। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि मुल्ला बड़ी चिंता में हैं और गड्ढे में झांक रहे हैं। क्या हुआ मुल्ला? किसी ने पूछा। मेरा एक जूता गड्ढे में गिर गया है, मुल्ला ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, एक ही जूता गया है, दूसरा तो अभी भी तुम्हारे पास है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। मुल्ला ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने अपना दूसरा जूता भी उठाया और उसे उसी गड्ढे में फेंक दिया। गांव वाले हैरान रह गए। अरे मुल्ला, यह तुमने क्या किया? एक व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा।
पहले एक जूता गिरा, अब तुमने दूसरा भी फेंक दिया। यह कैसी मूर्खता है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह मूर्खता नहीं बल्कि समझदारी है। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा, समझदारी? भला यह कैसे? मुल्ला ने समझाया, सोचो, अगर मेरा सिर्फ एक जूता होता तो वह मेरे किसी काम का नहीं रहता। मैं इसे पहनकर चल भी नहीं सकता था और कोई इसे लेकर भी क्या करता। लोगों ने सिर हिलाया, वे अब भी पूरी तरह से नहीं समझे थे। मुल्ला ने आगे कहा, अब अगर कोई दूसरा यात्री इस गड्ढे के पास आए और उसे यह जूते मिलें तो उसे दोनों जूते मिलेंगे। इससे उसे फायदा होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक जूता मिलता तो वह भी मेरे जैसा सोचता कि अकेला जूता किसी काम का नहीं। इस तरह न मैं उसका उपयोग कर सकता न कोई और। गांव वाले यह सुनकर दंग रह गए। वाह मुल्ला, यह तो बहुत ही बुद्धिमानी की बात है। हाँ, तुमने यह दिखा दिया कि कभी कभी किसी चीज को पूरी तरह छोड़ देना आधे अधूरे इस्तेमाल से बेहतर होता है। मुल्ला की यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग इस बात पर चर्चा करने लगे कि कैसे जीवन में भी कुछ चीजों को पूरी तरह छोड़ देना ही बेहतर होता है, बजाय इसके कि वे अधूरी पड़ी रहें और किसी काम न आएं। कई लोगों ने इसे अलग अलग रूप में समझा। कुछ व्यापारियों ने सोचा, अगर कोई व्यापार नुकसान कर रहा हो तो उसे आधे अधूरे प्रयासों से खींचने की बजाय पूरी तरह छोड़ देना ही बेहतर होता है। एक बूढ़े आदमी ने सोचा, पुरानी कड़वी यादों को आधा भूलने से अच्छा है कि उन्हें पूरी तरह छोड़ दिया जाए ताकि मन शांति से रह सके। गांव के एक शिक्षक ने कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई चीज अधूरी हो और उसका कोई उपयोग न हो तो उसे पूरा करने का प्रयास करो या फिर उसे छोड़ दो। आधे अधूरे मन से कोई चीज रखी जाए तो वह किसी के काम नहीं आती। मुल्ला यह देखकर खुश थे कि उनकी छोटी सी हरकत से लोगों को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक मिल गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, कभी कभी हमें यह समझना चाहिए कि जो चीज हमारे लिए बेकार हो चुकी है वह किसी और के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। इसलिए अगर हम किसी चीज का उपयोग नहीं कर सकते तो उसे वहां छोड़ दो जहां वह किसी और के काम आ सके। गांव वाले इस अनोखी सीख को हमेशा के लिए याद रखे। अब जब भी कोई पुरानी चीज किसी के काम की नहीं होती तो वे उसे किसी जरूरतमंद को दे देते। और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने एक साधारण जूते की घटना से गांव वालों को एक अनमोल सीख दे दी, जो चीज तुम्हारे किसी काम की नहीं वह किसी और के बहुत काम आ सकती है। कहानी 6। मुल्ला नसरुद्दीन अपने हाजिर जवाबी और मजेदार हरकतों के लिए मशहूर था। कभी वह लोगों को चतुराई से बेवकूफ बना देता तो कभी अपनी ही चाल में फंस जाता। लेकिन एक बात तय थी, उसकी कहानियां इतनी रोचक होती कि लोग उन्हें बार बार सुनना पसंद करते। आज की यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह उस समय की बात है जब मुल्ला नसरुद्दीन का गधा बूढ़ा हो गया था और अब वह पहले जैसा तेज नहीं चलता था। मुल्ला को नया गधा खरीदना था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए उसने सोचा कि अगर वह अपने गधे को अच्छे दामों में बेच दे तो नया गधा खरीद सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि गांव में सभी लोग उसके गधे को जानते थे और यह भी जानते थे कि वह अब ज्यादा काम का नहीं रहा। अब देखना यह था कि मुल्ला नसरुद्दीन इस समस्या को कैसे हल करता है। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, अगर मैं इस गधे को यूं ही बेचने जाऊंगा तो कोई इसे ऊंचे दाम में नहीं खरीदेगा। मुझे इसे किसी अनोखे तरीके से बेचना होगा ताकि लोग खुद इसे खरीदने के लिए उतावले हो जाएं। यही सोचकर मुल्ला ने एक तरकीब लगाई। उसने अपने पुराने थके हुए गधे को अच्छे से साफ किया, उसके बालों में तेल लगाया
और उसकी पीठ पर एक सुंदर मखमली चादर डाल दी। गले में एक चमकीली रस्सी बांधकर उसे बाजार ले गया। गांव के बाजार में लोग हर हफ्ते खरीदारी करने आते थे। वहां पशुओं की भी खरीद बिक्री होती थी। जैसे ही मुल्ला अपने गधे को लेकर पहुंचा, लोगों ने उसे घेर लिया। अरे, ये तो वही मुल्ला नसरुद्दीन का पुराना गधा है, एक आदमी बोला। हाँ, लेकिन आज यह कुछ अलग लग रहा है, दूसरे ने कहा। इतना चमक रहा है कि पहचान में ही नहीं आ रहा। अब तक मुल्ला चुपचाप खड़ा था। फिर उसने धीरे से कहना शुरू किया, यह कोई मामूली गधा नहीं है। यह तो खास गधा है। लोग चौंक गए। खास? कैसे? मुल्ला ने गधे के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें करनी शुरू कर दी। दोस्तों, यह कोई साधारण गधा नहीं है। यह तो ऐसा समझदार है कि इसे इंसानों की भाषा भी समझ आती है। क्या? भीड़ में से एक आदमी चौंका। हाँ, यह मेरे हर आदेश को समझता है। अगर मैं इसे कहूं कि घर जाओ, तो यह घर पहुंच जाता है। अगर कहूं कि पानी पीना है, तो यह खुद नदी के पास चला जाता है। लोगों की आंखें बड़ी हो गईं। इतना ही नहीं, मुल्ला ने आगे कहा, यह गधा बहुत भाग्यशाली भी है। जब जब मैं इसे लेकर कोई काम करने गया हूं, वहां मुझे सफलता ही मिली है। जब भी मैं इसे बाजार लेकर आया, मुझे अच्छे दामों में सौदे मिले। और तो और यह गधा इतना चालाक है कि खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेता है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। लोग आपस में बातें करने लगे कि अगर यह सच है, तो यह गधा तो बहुत अनमोल है। अब तक मुल्ला ने लोगों की रुचि जगा दी थी। तभी एक आदमी आगे आया और बोला, मैं इसे 20 अशर्फियों में खरीदूंगा। मुल्ला ने सिर हिलाया, नहीं नहीं, यह कोई साधारण गधा नहीं है। इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। एक और आदमी चिल्लाया, मैं 30 अशर्फिया दूंगा। फिर तीसरा आदमी बोला, मैं 40 दूंगा। अब लोग इस गधे को खरीदने के लिए उत्साहित हो गए थे। एक ने कहा, 50 अशर्फिया मेरी तरफ से। मुल्ला मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा, मेरी चालाकी काम कर गई। जब बोली 70 अशर्फियों तक पहुंच गई, तब एक आदमी ने पूछा, मुल्ला, अगर यह गधा इतना ही खास है, तो तुम इसे बेच क्यों रहे हो? मुल्ला ने लंबी सांस ली और बोला, अरे भाई, मैं इसे बेचना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है। यह गधा इतना समझदार है कि मैं इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अब लोग कहते हैं कि मैं इस पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया हूं। इसलिए सोचा कि इसे किसी और को दे दूं ताकि मेरा दिमाग भी कुछ काम करे। यह सुनकर लोगों को और भी यकीन हो गया कि यह गधा सच में खास है। अंत में एक अमीर व्यापारी ने 100 अशर्फियों में इसे खरीद लिया। मुल्ला खुशी खुशी अपने 100 अशर्फिया लेकर घर चला गया। लेकिन जिस आदमी ने गधे को खरीदा था, वह जल्द ही समझ गया कि वह धोखा खा गया है। अगले दिन वह मुल्ला के पास आया और गुस्से में बोला, मुल्ला, यह गधा तो बिल्कुल साधारण निकला। यह तो न कोई भाषा समझता है, न ही कोई जादू करता है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैंने कब कहा कि यह जादू करता है? मैंने सिर्फ अपनी बातों से इसे खास बना दिया और तुमने खुद ही उस पर विश्वास कर लिया। गांव वालों को यह सुनकर बहुत हंसी आई और वह आदमी भी अपना सिर पकड़कर रह गया। सीख। इस मजेदार कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिमाग और चतुराई से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। कभी कभी चीजों को अलग नजरिए से पेश करना ही सफलता की कुंजी होती है। कहानी 7। एक दिन की बात है।
मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव की मस्जिद के बाहर बैठे हुए चाय पी रहे थे। कुछ लोग उनके पास आकर अपनी परेशानियां बताया करते थे और मुल्ला अपनी चतुर बुद्धि से हर समस्या का हल निकालते थे। अचानक गांव का एक व्यापारी दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए बोला, मुल्ला, मेरा सोने का हार चोरी हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि यह चोरी मेरे ही घर में हुई है। मुल्ला ने आंखें संकरी की और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि हार घर में ही चोरी हुआ? व्यापारी बोला, मैंने कल रात हार अपने संदूक में रखा था और सुबह देखा तो वह गायब था। मेरा घर सुरक्षित रहता है, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि चोरी घर के किसी सदस्य ने की है। मुल्ला ने सर हिलाया और कहा, घर में कितने लोग हैं? मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी और 2 नौकर, व्यापारी ने जवाब दिया। मुल्ला ने थोड़ा सोचा और कहा, हम इस मसले को चतुराई से हल करेंगे। चलो सभी को मेरे पास बुलाओ। कुछ ही देर में व्यापारी अपनी पत्नी, बच्चों और दोनों नौकरों के साथ मुल्ला के सामने खड़ा था। सभी के चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि हर कोई खुद को निर्दोष साबित करना चाहता था। मुल्ला ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब हम सच को सामने लाने का उपाय करेंगे। मुल्ला ने सभी को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और अंदर जाकर एक पुरानी लकड़ी की छड़ी निकाल लाए। वह छड़ी लगभग 1 हाथ लंबी थी। उन्होंने सभी को एक एक छड़ी पकड़ा दी और बोले, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह सच का आईना है। यह खुद ही सच्चाई को उजागर कर देगी। सभी ने आश्चर्य से छड़ियों को देखा। मुल्ला ने आगे कहा, आज रात जब तुम सोने जाओगे तो जिसकी भी छड़ी लंबी हो जाएगी वही असली चोर होगा। अब तुम सब अपने अपने कमरे में जाओ और कल सुबह वापस आओ। सभी लोग छड़ी लेकर चले गए, लेकिन उनके मन में डर और बेचैनी थी। वे सोच रहे थे कि भला यह कैसा जादू है। जब सभी लोग अपने अपने कमरों में पहुंचे तो बेचैनी से भरी रात शुरू हुई। जो निर्दोष थे वे निश्चिंत होकर सो गए, लेकिन जो अपराधी था उसकी रात करवटों में बीती। आखिरकार चोर से रहा नहीं गया। उसे डर था कि सुबह उसकी छड़ी सच में लंबी हो जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। उसने सोचा, अगर यह सच का आईना है तो मैं बच नहीं सकता, लेकिन अगर मैं अपनी छड़ी थोड़ी काट दूं तो यह लंबी नहीं लगेगी। यही सोचकर उसने अपनी छड़ी का थोड़ा हिस्सा काट दिया और सोने चला गया। अगली सुबह जब सभी लोग मुल्ला के पास पहुंचे तो वे अपनी अपनी छड़ियां लेकर आए। मुल्ला ने एक एक करके सभी की छड़ी देखी। उन्होंने गौर किया कि उनमें से एक छड़ी छोटी थी। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, यही है हमारा चोर। सभी लोग हैरान रह गए। व्यापारी के छोटे नौकर की छड़ी सबसे छोटी थी। लेकिन यह कैसे संभव है? व्यापारी ने पूछा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, असल में ये छड़ियां बिल्कुल साधारण थीं। मैंने बस एक मनोवैज्ञानिक चाल चली थी। कैसी चाल? सभी ने आश्चर्य से पूछा। मुल्ला ने समझाया, मैंने कहा था कि जिस भी व्यक्ति ने चोरी की होगी उसकी छड़ी रात में लंबी हो जाएगी। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। परंतु जो चोर था उसने डर के कारण अपनी छड़ी का कुछ हिस्सा काट दिया ताकि यह लंबी न हो सके, और इस तरह वह खुद ही पकड़ा गया। सभी लोगों ने तालियां बजाईं और मुल्ला की चतुराई की तारीफ की। व्यापारी ने अपने नौकर को गुस्से से देखा, लेकिन मुल्ला ने कहा, ध्यान रखना, हर गलती करने वाले को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगर यह लड़का स्वीकार कर ले कि उसने गलती की है और दोबारा ऐसा नहीं करेगा तो इसे सजा देने की बजाय सुधारने का मौका देना चाहिए। नौकर ने आंसू भरी आंखों से माफी मांगी और स्वीकार किया कि उसने ही हार चुराया था। उसने हार व्यापारी को लौटा दिया।
व्यापारी ने मुल्ला की बात मानी और नौकर को माफ कर दिया। निष्कर्ष, मुल्ला नसीरुद्दीन की इस अनोखी बुद्धिमानी से एक बार फिर साबित हुआ कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। उन्होंने बिना किसी कठोर सजा के ही चोर को पकड़ लिया और साथ ही उसे एक महत्वपूर्ण जीवन शिक्षा भी दे दी। कहानी 8। बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने महल में बुलवाया। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और दरबारी मौजूद थे। जब मुल्ला दरबार में पहुंचे तो बादशाह मुस्कुराते हुए बोले, मुल्ला, मैंने तुम्हारी चतुराई के किस्से सुने हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम सच में कितने समझदार हो। अगर तुम मेरी 3 चुनौतियों को हल कर सके तो मैं मान लूंगा कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम सिर्फ एक मजाकिया इंसान हो, कोई विद्वान नहीं। मुल्ला ने ठंडी सांस ली और बोले, बादशाह सलामत, चुनौती मंजूर है। लेकिन क्या आप वादा करते हैं कि अगर मैं आपकी तीनों चुनौतियां हल कर दूं तो आप मुझे सबसे चतुर व्यक्ति मानेंगे? बादशाह ने हंसकर कहा, बिल्कुल। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अपने दरबार का सबसे बुद्धिमान सलाहकार बना दूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरू कीजिए अपनी पहली चुनौती। बादशाह ने दरबार में एक गरीब आदमी को बुलाया जिसके पास फटे पुराने कपड़े थे। फिर उन्होंने अपने सबसे अमीर मंत्री को बुलाया जिसके कपड़े मखमल के थे और गहनों से जड़े हुए थे। बादशाह ने मुल्ला से पूछा, इन दोनों में से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सोच रहे थे कि मुल्ला क्या जवाब देंगे। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बादशाह सलामत, यह सवाल ही गलत है। बादशाह चौंक गए, कैसे? मुल्ला ने कहा, किसी व्यक्ति के कपड़ों से उसकी मूर्खता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर गरीबी मूर्खता होती तो दुनिया में कोई भी विद्वान गरीब नहीं होता, और अगर धन बुद्धिमत्ता का प्रमाण होता तो हर अमीर आदमी विद्वान होता। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। दरबार में तालियां बजने लगीं। बादशाह ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है, पहली चुनौती तुमने पार कर ली। अब दूसरी चुनौती देखते हैं। बादशाह मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें एक असंभव काम देता हूं। क्या तुम बिना किसी बड़े तराजू के मेरे हाथी का सही वजन तौल सकते हो? दरबार के सभी लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, यह तो असंभव है। लेकिन मुल्ला ने शांति से कहा, बिल्कुल कर सकता हूं। बादशाह हैरान रह गए, कैसे? मुल्ला बोले, बस मुझे एक बड़ी नाव और कुछ वजन तौलने वाले पत्थर चाहिए। बादशाह ने आदेश दिया कि मुल्ला को नाव और पत्थर दिए जाएं। मुल्ला ने हाथी को नाव पर चढ़ाया। जैसे ही हाथी नाव पर चढ़ा, नाव पानी में थोड़ा नीचे डूब गई। फिर मुल्ला ने उस जगह पर निशान बना दिया जहां तक नाव डूबी थी। इसके बाद उन्होंने हाथी को नाव से उतारा और पत्थर के टुकड़े डालने लगे जब तक कि नाव फिर से उसी निशान तक न डूब जाए। फिर उन्होंने पत्थरों का वजन तौला और बोले, बादशाह सलामत, यह रहा आपके हाथी का सही वजन। दरबार में तालियों की गूंज उठी। बादशाह खुद भी दंग रह गए। बहुत खूब मुल्ला, तुमने दूसरी चुनौती भी पार कर ली। बादशाह अब परेशान हो चुके थे। उन्होंने सोचा, इस बार ऐसी चुनौती दूंगा कि मुल्ला इसका जवाब न दे सके। बादशाह ने मुल्ला से कहा, अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूं, तुम मुझे सबसे बड़ा झूठ बताओ। मुल्ला कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बादशाह सलामत, सबसे बड़ा झूठ यही है कि बादशाह हमेशा सही होता है। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर अचानक लोग हंसने लगे। बादशाह भी पहले हैरान हुए, फिर जोर जोर से हंसने लगे। वाह मुल्ला, तुमने न केवल मेरा सवाल हल किया बल्कि एक गहरी सच्चाई भी कह दी।
बादशाह ने खुशी खुशी घोषणा की, मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार का सबसे चतुर सलाहकार बनाया जाता है। निष्कर्ष: मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता से बादशाह की तीनों चुनौतियां पार कर लीं। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी दिखावे से नहीं, बल्कि चतुराई और व्यावहारिक ज्ञान से आती है। यही कारण था कि लोग आज भी उनकी कहानियों को बड़े चाव से सुनते हैं और उनसे सीखते हैं। बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार का सबसे चतुर सलाहकार बना दिया, लेकिन यह बात कुछ पुराने दरबारियों को पसंद नहीं आई। खासकर वजीर आजम, प्रधानमंत्री को यह लगा कि मुल्ला उसकी प्रतिष्ठा छीन रहा है। एक दिन वजीर ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मुल्ला तो सिर्फ हंसी मजाक करने वाला आदमी है। क्या आप सच में उसे अपने मुख्य सलाहकार के रूप में देख सकते हैं? बादशाह मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें शक है तो तुम खुद उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले सकते हो। वजीर ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। वजीर ने मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलवाया और कहा, मुल्ला, तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, क्या तुम भविष्य देख सकते हो? मुल्ला ने हंसकर कहा, कुछ हद तक हाँ। वजीर ने मौका देखते हुए कहा, तो ठीक है। तुम बताओ, तुम्हारी मौत कब होगी? दरबारियों को लगा कि यह एक कठिन सवाल है। अगर मुल्ला कोई भी तारीख बता देते और उस दिन वे जिंदा रहते तो सब उन पर हंसते। लेकिन मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मौत बादशाह की मौत के ठीक एक दिन बाद होगी। यह सुनकर बादशाह चौंक गए। उन्होंने वजीर की ओर घूरकर देखा और बोले, अगर यह सच है तो हमें मुल्ला का खास ख्याल रखना होगा। अब वजीर खुद फंस गया था। उसकी चाल उल्टी पड़ गई। बादशाह ने आदेश दिया कि मुल्ला की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर मुल्ला की मौत बादशाह के एक दिन बाद होगी तो इसका मतलब था कि जब तक मुल्ला जिंदा हैं तब तक बादशाह सुरक्षित हैं। अब वजीर और अन्य दरबारी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि मुल्ला को नीचा दिखाने का कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। इस बार उन्होंने एक और चाल चली। वजीर ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, अगर मुल्ला इतने बुद्धिमान हैं तो आइए इन्हें एक ऐसा सवाल पूछें जिसका कोई जवाब न हो। बादशाह ने सिर हिलाया और मुल्ला को दरबार में बुलाया। उन्होंने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, हमें एक ऐसा सवाल दो जिसका जवाब हम कभी न दे सकें। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है। बताइए, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे पहला झूठ किसने और कब बोला था? दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह सोचते रह गए, वजीर सोच में पड़ गया और अन्य दरबारी भी चुप हो गए। कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। आखिरकार बादशाह हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुम जीत गए। हमें यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। वजीर की हर चाल उल्टी पड़ गई और बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार का स्थायी सलाहकार बना दिया। मुल्ला ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चतुराई और समझदारी से किसी भी चुनौती को जीता जा सकता है। अब जब मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार का मुख्य सलाहकार बना दिया गया तो उन्हें रोज नए नए मामलों में बादशाह की मदद करनी पड़ती थी। लेकिन उनके शत्रु, खासकर वजीर, अब भी उन्हें नीचा दिखाने के मौके तलाश रहे थे। एक दिन वजीर ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मुल्ला मजाकिया हो सकते हैं, लेकिन क्या वे सच में राज्य की समस्याओं को हल कर सकते हैं? मुझे तो शक है कि वे गंभीर मामलों में कोई अच्छी सलाह नहीं दे सकते। बादशाह को भी यह सुनकर संदेह हुआ। उन्होंने फैसला किया कि मुल्ला को एक कठिन प्रशासनिक समस्या देकर परखा जाए। उन दिनों राज्य में एक गंभीर समस्या थी, टैक्स वसूली में गड़बड़ी। राज्य के कुछ अधिकारी गरीबों से ज्यादा कर वसूल रहे थे, जबकि अमीर लोगों से कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा था। बादशाह ने मुल्ला से कहा,
अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो इस समस्या का समाधान निकाल कर दिखाओ। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। बादशाह ने हामी भर दी। मुल्ला ने अगले 3 दिन पूरे राज्य का दौरा किया। उन्होंने किसानों, व्यापारियों और सैनिकों से बात की। फिर वे गुप्त रूप से उन अधिकारियों से मिले जो टैक्स की वसूली करते थे। 3 दिन बाद वे दरबार में लौटे और बोले, जहांपनाह, आपकी समस्या का हल मिल गया। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? मुल्ला ने कहा, राज्य के अधिकारी टैक्स वसूलते समय न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर अधिकारी की संपत्ति की जांच हो। जो भी अधिकारी अपनी आमदनी से ज्यादा अमीर पाया जाए, उसे बर्खास्त कर दिया जाए और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और अन्य भ्रष्ट अधिकारी घबरा गए। उन्हें पता था कि अगर यह नियम लागू हुआ तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि सभी अधिकारियों की संपत्ति की जांच की जाए। कुछ ही दिनों में पता चल गया कि कई अधिकारी गरीब किसानों से अधिक कर वसूल रहे थे और खुद ऐश कर रहे थे। बादशाह को यह देख गुस्सा आया और उन्होंने उन भ्रष्ट अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद राज्य में न्यायपूर्ण टैक्स प्रणाली लागू हुई और गरीबों पर बोझ कम हो गया। अब वजीर पूरी तरह बौखला गया था। उसने सोचा कि मुल्ला को हटाने के लिए एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए। एक दिन उसने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मुल्ला सिर्फ बातें बनाते हैं। अगर वे इतने समझदार हैं तो क्या वे खुद राजा बनकर इस राज्य को चला सकते हैं? बादशाह को यह बात दिलचस्प लगी। उन्होंने मुल्ला से कहा, अगर मैं तुम्हें 1 दिन के लिए राजा बना दूं तो तुम क्या करोगे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अगर मैं राजा बनूंगा तो सबसे पहला आदेश यह दूंगा कि जो भी वजीर है उसे बर्खास्त कर दिया जाए। दरबार में हंसी छूट गई। बादशाह को यह सुनकर मजा आया और वे बोले, मुल्ला, तुम्हें राजा बनाने की जरूरत नहीं। तुम पहले ही इस राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। वजीर का चेहरा उतर गया। मुल्ला ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि काम में भी दिखती है। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी ने न केवल उन्हें दरबार में सम्मान दिलाया बल्कि राज्य की कई समस्याओं को भी हल कर दिया। यही कारण था कि लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियों को पीढ़ियों तक सुनते रहे। कहानी 9। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। इस मेले में लोग दूर दूर से आए थे और हर जगह रौनक थी। दुकानें सजी हुई थीं, झूले थे और खेल तमाशे का आयोजन हो रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन भी मेले में पहुंचे, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। उन्हें लगा कि यह अच्छा मौका है जब वे गांव के लोगों को एक बड़ा मजाक बना सकते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, आज मैं एक ऐसा मजाक करूंगा जो लोग भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने सबसे पहले मेले में आए हुए लोगों को देखा और फिर एक आइडिया दिमाग में आया। वे एक जगह पर खड़े होकर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे मेरे पैसे वापस दो। गांव के लोग आश्चर्यचकित होकर मुल्ला नसरुद्दीन की तरफ देखने लगे। एक आदमी जो पास में खड़ा था, उसने पूछा, मुल्ला भाई, क्या हुआ? आपको क्या हुआ है? मुल्ला नसरुद्दीन ने बड़ी गंभीरता से कहा, मैंने अपना पैसा किसी को उधार दिया था और अब वह मुझे वापस नहीं कर रहा है। आदमी ने हैरान होकर कहा, किसे उधार दिया था? मुल्ला नसरुद्दीन ने इशारे से मेले के एक कोने में खड़े एक आदमी की तरफ देखा और कहा, उससे, वही आदमी। सभी लोग उस आदमी की ओर देखने लगे। आदमी ने घबराकर कहा, मुल्ला, तुम मुझसे पैसे कैसे मांग सकते हो? मैंने तो कभी तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी आवाज को और ऊंचा करते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए,
लेकिन तुमने मुझे कुछ दिन पहले ही उधार दिए थे। अब तुम मुझे उन पैसों का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हो? गांव के लोग अब और भी कंफ्यूज हो गए। एक व्यक्ति बोला, मुल्ला, यह क्या हो रहा है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम लोग क्या समझते हो? यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बस यह देख रहा था कि लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं जब किसी को उनके पैसे वापस मांगने होते हैं। मुझे यह मजाकिया लगा, क्योंकि लोग बिना किसी कारण के एक दूसरे से पैसे मांगने में कोई संकोच नहीं करते, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो सब चुप हो जाते हैं। गांव वाले अब समझ गए कि मुल्ला नसरुद्दीन सिर्फ मजाक कर रहे थे। इस पर सभी लोग हंसी में फूट पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी चतुराई से यह दिखा दिया था कि कुछ भी बिना सोचे समझे कहा नहीं जाना चाहिए। यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग मजाक करते हुए कहते, मुल्ला नसरुद्दीन ने हमें यह सिखाया कि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम खुद उस स्थिति में होते तो क्या हम दूसरों से वैसा ही व्यवहार करते। मुल्ला नसरुद्दीन का यह मजाक न केवल हंसी का कारण बना, बल्कि यह एक जीवन दर्शन भी बन गया। कुछ समय बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने इस मजाक के बारे में सबको और भी समझाया। उन्होंने कहा, हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं, लेकिन उन्हें हल करने के लिए हमें अपनी चतुराई और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी हमें अपने सवालों के जवाब खुद से पूछने चाहिए। गांव में अब लोग मुल्ला नसरुद्दीन को और भी अधिक सम्मान देने लगे थे। वे समझ गए थे कि उनका हर मजाक न केवल हंसी का कारण था, बल्कि उससे एक गहरी शिक्षा भी मिलती थी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें गंभीर मुद्दों को हल करने के लिए अपनी समझदारी और हास्य का सहारा लेना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन के इस मजाक ने न केवल गांव वालों को हंसी में डाल दिया, बल्कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण जीवन की सीख भी दी। इसलिए मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी चतुराई और बुद्धिमानी कहीं न कहीं हमारी मदद करती है। कहानी 10। गर्मियों की एक दोपहर थी। गांव के चौपाल पर कुछ लोग जमा थे, जिनमें मुल्ला नसीरुद्दीन के करीबी दोस्त करीम, फहीम और कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। मुल्ला हमेशा अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके दोस्त उसे हल्के में नहीं लेते थे। उस दिन बातचीत के दौरान करीम और फहीम के दिमाग में एक शरारती विचार आया। वे चाहते थे कि किसी तरह मुल्ला को ऐसी शर्त में फंसाया जाए जहां उसकी चालाकी भी जवाब दे जाए। करीम ने ठहाका लगाते हुए कहा, मुल्ला, तुम हमेशा अपनी होशियारी का ढोल पीटते रहते हो। चलो आज हम तुम्हें एक ऐसी शर्त देते हैं जिसे तुम कभी नहीं जीत पाओगे। मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, वाह, मजा आ गया। बताओ क्या शर्त है? फहीम ने आंख मारते हुए कहा, तुम्हें इस गांव का सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढकर लाना होगा और हमें यह साबित भी करना होगा कि वह सच में सबसे बेवकूफ है। अगर तुम यह कर पाए तो हम तुम्हें पूरे महीने मुफ्त में खाना खिलाएंगे, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें हमारे घर के सारे गधे साफ करने होंगे। चौपाल पर बैठे सभी लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। किसी को यकीन नहीं था कि यह काम इतना आसान होगा। आखिर कोई भी अपनी मूर्खता खुलेआम स्वीकार क्यों करेगा? मुल्ला ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, शर्त तो मजेदार है। मंजूर है। अगले दिन सुबह से ही मुल्ला अपने गधे पर बैठकर गांव में घूमने निकल पड़ा। उसने गांव के हर नुक्कड़ और हर गली में जाकर उन लोगों से मुलाकात की जिन्हें बेवकूफ कहा जा सकता था। पहला उम्मीदवार हसन मियां। हसन मियां को गांव में सबसे आलसी और नासमझ इंसान माना जाता था।
लोग कहते थे कि अगर हसन मियाँ के घर के सामने सोने की ईंट भी रख दी जाए तो भी वह उसे उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। मुल्ला उनके पास पहुंचा और पूछा, हसन मियाँ, अगर तुम्हारे पास 2 रोटियां और 1 भेड़ हो और तुम भूखे हो तो तुम क्या करोगे? हसन मियाँ ने सिर खुजाते हुए जवाब दिया, मैं तो भेड़ को रोटी खिलाकर देखूंगा कि वह कितना खा सकती है। मुल्ला ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। दूसरा उम्मीदवार रमजान मियाँ। रमजान को गांव का सबसे भोला आदमी माना जाता था। मुल्ला ने रमजान से पूछा, अगर तुम्हारे पास एक खाली घड़ा और एक पूरा कुआं हो तो तुम पानी भरने के लिए क्या करोगे? रमजान ने भोलेपन से कहा, मैं कुएं को घड़े में डालने की कोशिश करूंगा। मुल्ला ने सिर झुका लिया और आगे बढ़ गया। असली मूर्ख की खोज। आखिरकार मुल्ला गांव के बाहर एक आदमी अहमद से मिला जो बहुत ही अजीब हरकतों के लिए मशहूर था। एक बार उसने अपने गधे को छत पर चढ़ा दिया था और फिर सोच में पड़ गया था कि अब उसे कैसे उतारें। मुल्ला ने अहमद से पूछा, अगर तुम्हें कोई कहे कि सूरज और चांद में कौन बड़ा है तो तुम क्या कहोगे? अहमद ने गंभीरता से जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि चांद बड़ा है, क्योंकि वह रात को जलता है और सूरज तो दिन में जलता है, जब वैसे भी रोशनी होती है। मुल्ला के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसे अपना मूर्ख मिल चुका था। मुल्ला ने अहमद को चौपाल पर बुलाया और करीम और फहीम के सामने पेश किया। मुल्ला ने कहा, दोस्तों, यहाँ है गांव का सबसे बड़ा मूर्ख, और मैंने इसे सबके सामने साबित कर दिया। करीम और फहीम ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तुमने इसे मूर्ख कैसे साबित किया? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, इससे मैंने पूछा कि सूरज बड़ा है या चांद, और इसका जवाब सुनकर तुम खुद समझ गए होगे। अहमद ने वही जवाब दोहरा दिया और चौपाल पर मौजूद सभी लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। करीम और फहीम ने हार मान ली। लेकिन असली मजा तो तब आया जब मुल्ला ने आखिर में सबको बताया कि अहमद को इस बात की भनक तक नहीं थी कि वह खुद इस मजाक का हिस्सा बन चुका है। करीम और फहीम ने सिर झुका लिया और बोले, मुल्ला भाई, तुमने तो हमें फिर से मात दे दी। जैसा वादा था, अब पूरा महीना तुम्हारे लिए मुफ्त का खाना। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, शर्त जीतना आसान नहीं होता दोस्तों, लेकिन अगर दिमाग का सही इस्तेमाल हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। शर्त में हारना उतना बुरा नहीं जितना अपनी ही चालाकी में फंसना। कहानी 11। यह घटना उस समय की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में रहते थे। उनका घर एक छोटे से कस्बे में था और पास पास ही कुछ और घर भी थे। उनके पड़ोसी एक अमीर व्यापारी थे जिनके पास बहुत सी जमीन और संपत्ति थी। उनका नाम हसन था और वह हमेशा अपनी संपत्ति और शानो शौकत का प्रदर्शन करते रहते थे। हसन के पास एक सुंदर सी मुर्गी थी जो न केवल उसे गर्व महसूस कराती थी बल्कि गांव के बाकी लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी। मुर्गी का नाम रानी था और वह दिन भर हसन के आंगन में इधर उधर घूमती रहती। मुल्ला नसीरुद्दीन और हसन की कभी दोस्ती नहीं रही। हसन अक्सर मुल्ला को हल्के फुल्के मजाक का पात्र बनाता और उसकी बेइज्जती करता था। वह मुल्ला को अपने से बहुत ही छोटा और कमतर समझता था। मुल्ला नसीरुद्दीन को उसकी यह बात समझ में आ चुकी थी, लेकिन वह हमेशा शांत रहते थे। वह जानते थे कि कभी भी किसी की बेइज्जती करने से कोई फायदा नहीं होता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के आंगन में बैठे थे कि अचानक हसन उनके पास आकर बोला, मुल्ला, तुमसे एक बात कहनी है। देखो, मेरी मुर्गी रानी तुम्हारे आंगन में आ गई है। तुम उसे तुरंत वापस करो,
यह मेरी मुर्गी है और यह तुम्हारे पास नहीं रह सकती। मुल्ला ने आराम से उठते हुए जवाब दिया, अरे हसन भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मुर्गी तुम्हारे पास लौट जाएगी। लेकिन मुझे लगता है यह मुर्गी अब मेरी हो गई है। हसन को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम मेरी मुर्गी पर दावा नहीं कर सकते। यह मेरी संपत्ति है और तुम्हें इसे मुझे लौटाना ही होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, तुम कह रहे हो कि यह तुम्हारी मुर्गी है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अब मेरी है। देखो, जब यह मुर्गी मेरे आंगन में आई है तो इसका मतलब यह है कि यह अब मेरी मुर्गी हो गई है। हसन चौंक गया, क्या तुम पागल हो गए हो मुल्ला? किसी की संपत्ति इस तरह से नहीं ले सकते। मुल्ला शांतिपूर्वक बोले, ठीक है हसन भाई, तुम मुझसे दावा कर रहे हो कि यह तुम्हारी मुर्गी है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी संपत्ति किसी और के आंगन में क्यों आई? हसन ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह इस बारे में सोचने लगा था कि क्या वास्तव में उसे अपनी मुर्गी के बारे में इतनी जल्दी निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन उसने तुरंत कहा, मुल्ला, मुझे यह सब नहीं सुनना, मेरी मुर्गी वापस करो। मुल्ला ने हसन की ओर देखा और फिर हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन तुम्हारे पास एक महत्वपूर्ण चीज की कमी है, समझदारी। यह मुर्गी अब तुम्हारी नहीं है, क्योंकि यह मेरे आंगन में आई है और अब यह मेरी है। अगर तुम चाहो तो इसे वापस ले सकता हो, लेकिन इसके लिए तुमको मेरी शर्तों को मानना होगा। हसन ने माथे पर पसीना देखा और झुंझलाते हुए पूछा, क्या शर्तें हैं? मुल्ला ने कहा, तुम्हें एक दिन अपनी सभी संपत्ति का हिसाब देना होगा, तभी मैं तुम्हारी मुर्गी लौटाऊंगा। हसन हैरान था, लेकिन उसने सोचा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह कह सकता था कि यह तो मुल्ला की नसीहत है और उसे इग्नोर कर सकता था, लेकिन मुल्ला के शब्द उसे चुभ रहे थे। उसने सोच लिया कि वह मुल्ला से अपनी मुर्गी जरूर लेगा, चाहे कुछ भी हो। उसने इसके लिए मुल्ला के सामने अपने सभी दस्तावेज रखे और कहा, ठीक है, तुम क्या चाहते हो? मैं अपने सभी दस्तावेज दिखा दूंगा, फिर तुम मेरी मुर्गी लौटाओ। मुल्ला ने दस्तावेज देखे और फिर मुस्कुराकर बोले, देखो हसन भाई, तुमने एक गलती की है। तुमने सोचा कि धन और संपत्ति से ही हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, लेकिन असल में जो तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए वह तुम्हारे पास नहीं है, समझ और विनम्रता। अब तुम अपनी मुर्गी को वापस ले जाओ, लेकिन मेरी शर्तों के मुताबिक। हसन यह सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसकी आंखों में यह सवाल था कि वह अब क्या करे। मुल्ला नसीरुद्दीन की बातों ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। वह जानता था कि मुल्ला ने जो कहा वह बिल्कुल सही था। धन और संपत्ति केवल तात्कालिक सुख देती हैं, लेकिन इंसानियत, समझ और विनम्रता से जीवन की असली खुशियां मिलती हैं। कुछ समय बाद हसन ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुमने मुझे बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया। अब मुझे समझ में आ गया है कि असली मूल्य संपत्ति का नहीं, बल्कि अच्छे आचरण और समझदारी का होता है। मैं अपनी मुर्गी वापस लेता हूँ, लेकिन इस अनुभव से मैंने जो सीखा है उसे जीवन भर याद रखूंगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यह है असली समझदारी हसन भाई। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में केवल हमारी समझदारी और विनम्रता ही हमें असली सम्मान और सफलता दिला सकती है। धन, संपत्ति और अधिकार स्थायी नहीं होते, लेकिन हमारी अच्छाई और समझदारी का प्रभाव हमेशा रहता है। इस प्रकार हम सभी को जीवन में यही समझने की आवश्यकता है कि चीजों का महत्व तभी होता है जब हम उनका सही तरीके से उपयोग करें। कहानी 12। गांव के चौक में हलचल मची हुई थी। हर तरफ लोग इकट्ठा हो रहे थे,
क्योंकि आज मुल्ला नसरुद्दीन ने घोषणा की थी कि वह सभी गांव वालों से एक अनोखा सवाल पूछेंगे। मुल्ला की हाजिर जवाबी और मजेदार हरकतों के कारण लोग उत्साहित थे। गांव के लोग नसरुद्दीन को जानते थे। वह कभी भी किसी भी विषय पर कुछ ऐसा कह देते थे कि लोग या तो सोच में पड़ जाते या ठहाके लगाने लगते। जब उन्होंने यह खबर सुनी कि मुल्ला कोई अनोखा सवाल पूछने वाले हैं, तो हर कोई चौक पर आ पहुंचा। गांव का व्यापारी, किसान, जमींदार, मदरसे के शिक्षक, यहाँ तक कि गांव का मुखिया भी वहां पहुंचा। छोटे बच्चे भी अपने पिता की उंगली पकड़कर इस मजे को देखने आ गए। मुल्ला नसरुद्दीन का आगमन। थोड़ी देर बाद मुल्ला नसरुद्दीन अपनी जानी पहचानी ऊंची टोपी और लंबा चोगा पहने, हाथ में अपनी लकड़ी की छड़ी लिए चौक में पहुंचे। उन्होंने चारों ओर देखा, मुस्कराए और बोले, लगता है आज पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया है। क्या तुम लोग सच में मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हो? गांव वालों ने एक साथ जोर से कहा, हाँ जरूर। मुल्ला नसरुद्दीन ने सिर हिलाया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, अच्छा तो बताओ, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन सा सवाल पूछने वाला हूं? गांव के लोग हैरान रह गए। कुछ ने सोचा ये क्या सवाल हुआ। कुछ लोग हंसने लगे। फिर भी एक बुजुर्ग ने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं मुल्ला, हमें नहीं पता कि तुम कौन सा सवाल पूछने वाले हो। पहला खेल, लोगों की उलझन। मुल्ला नसरुद्दीन ने गहरी सांस ली, अपना सिर झटककर बोले, जब तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं कौन सा सवाल पूछने वाला हूं, तो फिर मेरे सवाल का जवाब देने का क्या मतलब? इतना कहकर मुल्ला ने अपनी छड़ी उठाई और जाने लगे। गांव वाले अवाक रह गए। उन्होंने सोचा, ये क्या हुआ? यह तो हमें चकमा देकर चला गया। फिर गांव के मुखिया ने आवाज लगाई, रुको मुल्ला, हम तैयार नहीं थे, कृपया फिर से पूछो। मुल्ला रुक गए, मुस्कराए, वापस आए और बोले, ठीक है, अगर तुम लोग फिर से सुनना चाहते हो तो मैं अपना सवाल दोबारा पूछूंगा। गांव वाले फिर से ध्यान देने लगे। अच्छा तो बताओ, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन सा सवाल पूछने वाला हूं? अब गांव के लोग होशियार हो गए। इस बार उन्होंने एक रणनीति बनाई और सब एक साथ बोले, हाँ हमें पता है। मुल्ला मुस्कराए और बोले, अच्छा, अगर तुम्हें पता है कि मैं कौन सा सवाल पूछने वाला हूं, तो फिर मुझे पूछने की क्या जरूरत? यह कहकर उन्होंने फिर से अपनी छड़ी उठाई और जाने लगे। अब गांव के लोग परेशान हो गए। यह तो दोबारा उन्हें चकमा देकर चला गया। फिर से गांव के मुखिया ने उन्हें रोककर कहा, मुल्ला रुको, अब की बार हम सब एक नई योजना बनाएंगे। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने सुझाव दिया, इस बार हम आधे लोग हाँ कहेंगे और आधे नहीं। तब देखते हैं कि मुल्ला क्या करता है। मुल्ला वापस आए और बोले, ठीक है, आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन सा सवाल पूछने वाला हूं? गांव वालों ने इस बार अपनी योजना के अनुसार जवाब दिया। आधे लोग बोले, हाँ हमें पता है, और आधे बोले, नहीं हमें नहीं पता। मुल्ला ने लंबी हम्म की आवाज निकाली और फिर मुस्कुराकर बोले, अच्छा, अगर आधे लोगों को पता है और आधे को नहीं, तो जिनको पता है वे उन लोगों को बता दें जिन्हें नहीं पता। यह कहते ही पूरा चौक हंसी से गूंज उठा। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। गांव वालों को एहसास हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन ने न सिर्फ उन्हें चकमा दिया, बल्कि बड़ी मजेदार सीख भी दी। कभी कभी सवाल से ज्यादा उसका जवाब ढूंढने की प्रक्रिया ही मजेदार होती है। इस तरह मुल्ला ने अपनी चतुराई और हास्य से गांव वालों को न केवल हंसाया, बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया। गांव का चौक अब भी हंसी और ठहाकों से गूंज रहा था। कुछ लोग पेट पकड़कर हंस रहे थे,
तो कुछ अभी भी यह सोच रहे थे कि आखिर मुल्ला ने हमें इतना मजेदार चकमा कैसे दे दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह बात पच नहीं रही थी, खासकर गांव के एक पढ़े लिखे मौलवी साहब जो हमेशा ज्ञान की बातें किया करते थे। उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हारी चालाकी तो समझ में आई, लेकिन यह कोई असली सवाल नहीं था। अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो अब हमें कोई ऐसा सवाल पूछकर दिखाओ जिसका जवाब देना मुश्किल हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने मौलवी की बात सुनी और मुस्कुराए। फिर उन्होंने चारों ओर देखा और गांव वालों से बोले, ठीक है, अब मैं तुमसे ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब पाना सच में मुश्किल होगा, और अगर कोई सही जवाब दे सका तो मैं उसे अपना सबसे कीमती सामान इनाम में दूंगा। गांव वाले फिर से उत्साहित हो गए। सब सोचने लगे, अब क्या नया कमाल दिखाएगा मुल्ला। मुल्ला का असली सवाल। मुल्ला ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकी और आंखें बंद कर सोचने लगे। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम्हारे पास एक बाल्टी है और उसमें आधा पानी भरा है तो बताओ यह बाल्टी आधी खाली है या आधी भरी। गांव वाले चौंक गए। कुछ लोग फौरन बोले, आधी भरी। कुछ बोले, नहीं, आधी खाली। अब दोनों तरफ बहस छिड़ गई। जो लोग कह रहे थे कि बाल्टी आधी भरी है वे अपनी दलीलें देने लगे। दूसरी तरफ जो कह रहे थे कि बाल्टी आधी खाली है वे भी अपने तर्क समझाने लगे। बात यहां तक पहुंच गई कि गांव में दो गुट बन गए, आधी भरी बनाम आधी खाली। गांव के एक बुजुर्ग बोले, भाई, अगर पानी है तो आधी भरी ही कहेंगे। लेकिन एक युवा लड़का बोला, नहीं, अगर उसमें जगह खाली है तो उसे आधी खाली ही कहा जाएगा। अब माहौल गर्म हो गया। लोग चिल्लाने लगे। कुछ तो हाथ में लाठी लेकर खड़े हो गए कि अगर जवाब ठीक से तय नहीं हुआ तो मामला हाथ से निकल जाएगा। गांव का मुखिया बीच में आया और बोला, रुको, यह क्या कर रहे हो? मुल्ला ने तो बस एक सवाल पूछा था और तुम लोग तो लड़ने पर उतारू हो गए। मुल्ला अब तक चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर ठोकते हुए कहा, देखा, यही तो मैं साबित करना चाहता था। सवाल के सिर्फ दो जवाब थे, आधी खाली या आधी भरी। लेकिन देखो, तुम लोग खुद ही इसे लेकर बहस करने लगे। गांव वाले अब चुप हो गए। उन्हें समझ में आया कि मुल्ला ने फिर से उन्हें अपनी चतुराई से बेवकूफ बना दिया। मुल्ला आगे बोले, असल में यह सब नजरिए की बात है। जो इंसान सकारात्मक सोचता है वह कहेगा कि बाल्टी आधी भरी है, और जो नकारात्मक सोच रखता है वह कहेगा कि बाल्टी आधी खाली है। इसी तरह जीवन में भी हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा ही दिखता है। अब गांव वाले समझ चुके थे कि मुल्ला सिर्फ मजाक नहीं कर रहे थे बल्कि उन्हें एक गहरी सीख भी दे रहे थे। गांव के मुखिया ने सिर हिलाते हुए कहा, वाह मुल्ला, तुमने हमारी आंखें खोल दी। सच में सोच का फर्क ही इंसान के नजरिए को तय करता है। मौलवी साहब, जिन्होंने शुरुआत में मुल्ला को चुनौती दी थी, भी मुस्कुराते हुए बोले, मुल्ला, अब समझ आया कि असली बुद्धिमान वही है जो दूसरों को सिखाने का हुनर भी रखता हो। गांव वालों ने तालियां बजाईं और मुल्ला नसरुद्दीन की जय जयकार करने लगे। अब सबको याद आया कि मुल्ला ने कहा था कि जो सही जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। गांव के लोग बोले, मुल्ला, इनाम किसे मिलेगा? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, इनाम उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने सबसे ज्यादा मजा लिया, क्योंकि असली इनाम खुशी ही होती है। यह सुनते ही सब लोग फिर से हंसने लगे और इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर से अपने मजाकिया अंदाज में लोगों को हंसा भी दिया और सिखा भी दिया। कहानी
यह कहानी उस समय की है जब मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो चुके थे। हर कोई उनकी मजेदार कहानियां सुनना चाहता था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। बादशाह का दरबार भारी सन्नाटे में डूबा था। आमतौर पर जहां मंत्रियों की आवाजें गूंजती थीं, वहां आज कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। वजह थी बादशाह की उदासी। बादशाह पिछले कुछ दिनों से गहरी सोच में डूबे थे। उनकी मुस्कान गायब हो चुकी थी और दरबारियों की हिम्मत नहीं थी कि वे उन्हें हंसाने की कोशिश करें। हर दिन कोई न कोई दरबारी कुछ मनोरंजक बात लेकर आता, लेकिन बादशाह पर उसका कोई असर नहीं होता। अंत में वजीर ने कहा, हुजूर, अगर कोई आदमी आपको हंसा सकता है तो वह मुल्ला नसरुद्दीन ही है। उसकी बातें और हरकतें इतनी अनोखी होती हैं कि पत्थर भी हंस पड़े। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, बुलाओ उसे। देखते हैं क्या वह सच में मुझे हंसा सकता है या नहीं। संदेश मिलते ही मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया गया। वह अपने मशहूर घोड़े पर बैठकर आराम से धीरे धीरे चलते हुए महल पहुंचे। दरबार में पहुंचकर उन्होंने इधर-उधर देखा। सभी दरबारी गंभीर मुद्रा में बैठे थे और बादशाह का चेहरा तो और भी अधिक गंभीर लग रहा था। मुल्ला ने मन ही मन सोचा, बात कुछ बड़ी लगती है। लेकिन मैं भी मुल्ला नसरुद्दीन हूँ, बिना किसी को हंसाए वापस नहीं जाऊंगा। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और बोले, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपको हंसाने के लिए बुलाया गया है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि हंसी किस चीज पर आनी चाहिए। बादशाह ने ठंडी आवाज में कहा, मुल्ला, मैं कई दिनों से नहीं हंसा हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे हंसाकर दिखाओ। मुल्ला ने सोचा कि सबसे पहले कुछ अनोखा करके बादशाह का ध्यान खींचा जाए। उन्होंने अपनी छड़ी से अपने घोड़े को हल्का सा इशारा किया और कहा, अब्बास, सुल्तान के सामने अपने अदब का सबूत दो। दरबारियों को लगा कि यह घोड़ा कोई अनोखी चाल चलेगा या नाचने लगेगा, लेकिन हुआ इसके उलट। घोड़े ने अपनी जोरदार आवाज में एक लंबी हिनहिनाहट निकाली और फिर अपने अगले दोनों पैर उठाकर झूमने लगा। दरबार में पहली बार कुछ हलचल हुई। कुछ दरबारी मुस्कुराने लगे, लेकिन बादशाह का चेहरा अब भी गंभीर बना रहा। अब मुल्ला ने एक पहेली सुनाई, जहांपनाह, अगर एक गधा आपके सिंहासन पर बैठ जाए तो वह क्या कहलाएगा। बादशाह ने भौहें चढ़ाई और गुस्से से बोले, बेवकूफ, यह भी कोई सवाल है। सिंहासन पर बैठने से कोई गधा राजा नहीं बन जाता। मुल्ला ने तुरंत मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा, जहांपनाह। और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी ने सोचा, अब तो मुल्ला की खैर नहीं। लेकिन तभी बादशाह ने थोड़ा मुस्कुराया। बादशाह के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर मुल्ला को हिम्मत मिली। उन्होंने तुरंत कहा, जहांपनाह, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सच में हंसाऊं तो पहले मुझे शाही रसोई में कुछ बनाने दें। बादशाह को यह बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने इजाजत दे दी। मुल्ला तुरंत रसोई में गए। एक बड़ी सी हांडी में कुछ मसाले, आटा, शहद और कुछ और चीजें डाल दीं। फिर उन्होंने दरबार में आकर ऐलान किया, जहांपनाह, मैंने शाही हलवा बनाया है, लेकिन इसकी एक खास शर्त है, इसे वही खा सकता है जो कभी बेवकूफ न बना हो। अब मामला गंभीर हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि इस हलवे को खाने के लिए कौन आगे बढ़े। कुछ देर बाद बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, मुल्ला, लगता है पूरा दरबार भूखा रह जाएगा। यह सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह अब खुलकर हंसने लगे। उन्होंने अपनी मूछें सहलाते हुए कहा, मुल्ला, तुम सच में कमाल के आदमी हो। कई दिनों बाद इतनी जोर से हंसा हूं।
बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? मुल्ला ने झट से कहा। जहां पनाह, बस यह वादा करें कि जब भी मैं कभी बेवकूफ़ी की कोई बात करूं तो मुझे दरबार से बाहर न फिंकवाया जाए। बादशाह ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, वादा किया। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी हाजिर जवाबी से बादशाह और पूरे दरबार को हंसा दिया और एक बार फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी वही है जो हंसी और खुशी बांट सके।